यदि प्रकाश नहीं होता तो हमारी दुनिया इस प्रकार दिखती। लेकिन जो भी हो, ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ की अद्भुत वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती हैं। जो वस्तुएं अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं और उसे छोड़ती हैं, उन्हें प्रकाशीय वस्तु कहते हैं। सूर्य, बिजली का बल्ब और जलती मोमबत्ती प्रकाशीय वस्तु के उदाहरण हैं। दूसरी वस्तुएं प्रकाशीय स्रोत से अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं और तब वो दिखाई देती हैं। चूंकि प्रकाश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें प्रकाश के विभिन्न गुणों को समझने की आवश्यकता है। इस पाठ में हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रकाश के अपवर्तन गुण का अन्वेषण करेंगे। परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है? साधारण प्रयोगों के द्वारा हम कैसे अपवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं? अपवर्तन क्यों होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रिज्म, लेंस, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कैसे कार्य करता है? मनुष्य की आंख के दृष्टि दोष को लेंस कैसे ठीक करता है? परावर्तन और अपवर्तन। जब कोई समतल नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है तो परावर्तन होता है। आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है। जो भी हो, किसी वस्तु पर पड़ने वाला पूरा प्रकाश परावर्तित नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्रकाश उस वस्तु में समाहित हो जाता है। वस्तु में समाहित होने वाले प्रकाश का अनुपात उस वस्तु के भौतिक मतलब ऑप्टिकल प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक दर्पण या पॉलिश किए गए एक पत्थर पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाता है तथा बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश उसके अंदर अवशोषित होता है। दूसरी तरफ, पारदर्शी कांच या पानी के तल पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश परावर्तित होने की बजाय उसके पार चला जाता है। प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपवर्तन होता है। अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु में प्रवेश करती है तो अपवर्तन होता है, अर्थात ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करती है। अब कुछ साधारण प्रयोगों को देखते हैं जो अपवर्तन को दर्शाते हैं। प्रयोग 1। एक अपारदर्शी बेसिन लें। इसके निचले तल पर एक सिक्का रखें। धीरे धीरे अपने सिर को बेसिन से तब तक हटाएं जब तक कि सिक्का आपकी दृष्टि से ओझल न हो जाए। अब बेसिन में पानी डालें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे सिक्का दिखने लगता है। अब अपवर्तन के गुणों का प्रयोग कर इस भ्रम की व्याख्या की जाए। शुरुआत में बेसिन में पानी नहीं होने के कारण प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आपकी आंख पर पड़ती है, जिसके कारण आप सिक्के को नहीं देख सकते। जब आप पानी डालते हैं तब सिक्के से निकलने वाला प्रकाश सीधी रेखा में तब तक संचरित होता है जब तक यह पानी के तल तक नहीं पहुंच जाता। तल पर यह आपकी आंख की तरफ दिशा बदलता है और लगता है कि प्रकाश की किरण बिंदु बी से आ रही है। चूंकि बिंदु बी बिंदु ए से ऊपर है, इसलिए सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है और आप इसे देख सकते हैं। प्रयोग 2। अब एक मोटा आयताकार कांच का टुकड़ा लें। इससे कुछ दूरी पर एक खड़ी पेंसिल लगा दें। पेंसिल को उस कांच के माध्यम से देखने योग्य कोण से देखें। कांच के माध्यम से पेंसिल की दिखने वाली स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। अपवर्तन के कारण पेंसिल अपनी वास्तविक स्थिति से हटी हुई दिखती है। अब पेंसिल को उल्टे टेस्ट ट्यूब में ढकने की कोशिश करें। अब ये आसान नहीं होगा, क्योंकि आप पेंसिल की वास्तविक स्थिति को नहीं देख सकते हैं। प्रयोग 3। एक कागज के टुकड़े पर सीधी रेखा खींचे।
इसके ऊपर कांच का एक टुकड़ा रखें। कांच के माध्यम से उस रेखा को देखें। यह अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखेगी। ये सारे प्रयोग दर्शाते हैं कि अपवर्तन प्रकाश का गुण है, जिसके चलते प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करता है तब ये अपनी दिशा बदलता है। अपवर्तित प्रकाश का पथ। अब एक सरल प्रयोग के द्वारा प्रकाश के पथ का अध्ययन करें, क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। एक कागज के टुकड़े पर एक आयताकार कांच का टुकड़ा रखें। कांच के एक तरफ 2 पिन लगाएं। कांच की दूसरी तरफ से इन 2 पिनों को देखें और 2 पिन इस प्रकार लगाएं कि चारों पिन एक सीधी रेखा में दिखने लगें। अब कांच के दोनों तरफ आमने सामने मिलान के लिए रेखाओं को बढ़ा दें। अब हम पाते हैं कि एक तरफ प्रकाश की किरण दोनों पिनों को जोड़ने वाली रेखा पर संचरण करती है तथा दूसरी तरफ दोनों पिनों को जोड़ने वाली रेखा पर प्रकट होती हैं। आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो ये वास्तविक स्थिति की ओर मुड़ जाता है। जब प्रकाश कांच से हवा में संचरण करता है तो वास्तविक स्थिति की दूसरी ओर मुड़ जाता है। वास्तविक स्थिति पर आपतित किरणों से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। वास्तविक स्थिति पर अपवर्तित किरणों से बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। हम इसके झुकाव को आपतन कोण और अपवर्तन कोण से मापते हैं। अपवर्तन का कारण। प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे वो गुजरता है। निर्वात में इसकी अधिकतम गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में प्रकाश की गति थोड़ी कम होती है। कांच में इसकी गति लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक कम हो सकती है। पानी में ये गति करीब 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का सबसे बड़ा गुण यह है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में यह हमेशा उसी पथ का चुनाव करता है जिसमें इसे कम समय लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के इस गुण को दर्शाने के लिए अब हम एक साधारण प्रयोग को समझते हैं। मान लें कि आप किसी तालाब की बिंदु ए से जमीन की बिंदु बी तक जाना चाहते हैं। आपके पास 3 रास्ते हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। पहला, आप ABP रास्ते पर बिंदु A से बिंदु B तक सीधे दौड़ सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ा टेढ़ा रास्ता AQB ले सकते हैं। तीसरा, आप अत्यंत टेढ़े ARB रास्ते को अपना सकते हैं, जो अधिकांशतः जमीन पर चलता है। आप क्या मानते हैं कि इनमें से कौन सा रास्ता कम समय लेगा? ये याद रखें कि पानी में हमारे दौड़ने की गति जमीन की अपेक्षा बहुत कम होती है। यदि आप APB रास्ता अपनाते हैं तो पानी में दौड़ते हुए आपको अधिक समय लगेगा। यदि आप ARB ये रास्ता अपनाते हैं तो आपको पानी से तेजी से निकलते हुए जमीन पर अधिक दूर तक दौड़ना पड़ेगा। यदि आप AQB ये रास्ता अपनाते हैं तो आपको बहुत कम समय लगेगा। इस रास्ते पर न ही आपको अधिक समय पानी में लगेगा और न ही जमीन पर। यह उदाहरण दर्शाता है कि क्यों प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है। प्रकाश का मुड़ना या अपवर्तन सबसे तेज रास्ते पर संचरण करने का एक तरीका है। प्रकाश की मात्रा जो एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है वो प्रथम माध्यम के उसके वेग की तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग पर निर्भर करती है। इसलिए प्रकाश की किरण जो हवा से कांच में संचरण करती है वो हवा से पानी में संचरण करने की तुलना में सामान्य की तरफ अधिक मुड़ जाती है। खुले वातावरण में प्रकाश के वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है।
इस प्रकार कांच का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश का वेग भाग कांच में प्रकाश का वेग बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भाग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर 1.5। इसी प्रकार पानी का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश का वेग भाग पानी में प्रकाश का वेग बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भाग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर 1.33। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी माध्यम का जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उतना ही अधिक उस माध्यम में अपवर्तित किरण का झुकाव होगा। प्रिज्म। आपने देखा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम जैसे कांच के टुकड़े से विरल माध्यम जैसे हवा में प्रवेश करता है तो आपतित किरण और उद्गामी किरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच के टुकड़े के दोनों तल समानांतर होते हैं। इसलिए यदि कांच के दोनों तल समानांतर नहीं हो तब क्या होता है? ये एक प्रिज्म होता है। इसका आधार एक समभुज त्रिभुज वाला होता है तथा इसके सामने एक भाग आयताकार होता है। अब हम पिन के सहारे प्रयोग करते हैं और प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के पथ का पता लगाते हैं। आप देखते हैं कि अब उद्गामी किरण आपतित किरण के समानांतर नहीं है। उद्गामी किरण के निर्माण के लिए जिस कोण पर आपतित किरण मुड़ती है उसे विचलन कोण कहा जाता है। इसे सामान्यतया डी अक्षर से संकेतित किया जाता है। प्रकाश की आपतित किरण सामान्य की ओर मुड़ जाती है जब वो हवा से कांच में संचरण करती है। इस प्रकार प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण उद्गामी किरण आपतित किरण के समानांतर होने की बजाय मुड़ जाती है। स्पेक्ट्रम, दृश्याभास। आप जानते हैं कि सफेद प्रकाश कई रंग के प्रकाश की किरणों से बनता है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यद्यपि प्रकाश की ये किरणें लगभग एक गति से खुले वातावरण में संचरण करती हैं, परंतु कांच जैसे पदार्थ में भिन्न भिन्न गति से संचरण करती हैं। इसलिए प्रिज्म से होकर गुजरते समय वे मात्रा में मुड़ जाती हैं। चूंकि हर रंग की किरणें थोड़े भिन्न पथ पर उद्भासित होती हैं, अतः उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि लाल प्रकाश सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है। प्रकाश के स्पेक्ट्रम को पाने के लिए इंद्रधनुष प्रकाश के विपाटन का एक उदाहरण है। बारिश के बाद जब जल की बूंदों पर सूर्य का सफेद प्रकाश पड़ता है, तब ये अपने घटक के रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल की हर बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करती है। सफेद प्रकाश के इस विपाटन को हीरे जैसे उच्च अपवर्तनांक वाले पदार्थों में देखा जा सकता है। वास्तव में हीरे इसलिए ज्यादा चमकते हैं क्योंकि उनके कई भागों पर लगातार अपवर्तन होता रहता है। अब हम प्रिज्म की ओर वापस चलते हैं। जब हम विभक्त उजले प्रकाश को एक दूसरे उल्टे प्रिज्म से संचरित कराएं तो क्या होगा? हर घटक से युक्त प्रकाश की किरण उसी कोण पर मुड़ेगी और उजला प्रकाश पुनः सफेद प्रकाश बनने के लिए प्रकट होगी। असलियत में ऐसा ही दिखता है। उत्तल लेंस। प्रिज्म से निकलने वाले प्रकाश के मुड़ने के गुण का उपयोग उपकरण बनाने में किया जा सकता है जो प्रकाश को मोड़ सकता है। इसी तरह का एक उपकरण उत्तल लेंस होता है जो दो प्रिज्मों के आयताकार चेहरों को जोड़ने की एक साधारण व्यवस्था है। इस लेंस से गमन करने वाली दो समानांतर किरणें दूसरी तरफ एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। हम दो प्रिज्मों के बीच समान क्रॉस सेक्शन वाले आयताकार प्रिज्म को रख सकते हैं जिससे प्रकाश की कई समानांतर किरणें इस संयोजन से होकर गुजर सकें। एक बार सही सम्मिलित स्वरूप मिल जाने पर
उत्तल लेंस की आकृति समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करती है। वो बिंदु जहां पर प्रकाश की समानांतर किरणें मिलती हैं, उसे उस लेंस का फोकस या फोकल पॉइंट कहा जाता है। लेंस के दो वक्र तल होने के कारण दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। लेंस के केंद्र से लेकर फोकल पॉइंट तक की दूरी को लेंस का फोकल लेंथ कहा जाता है। लेंस का फोकल लेंथ दो फेसों के अंदर के माध्यम और इसके दो फेसों की गोलाई पर निर्भर करता है। लेंस ए और बी का समान माध्यम है, जबकि गोलाई अलग अलग है। लेंस ए का फोकल लेंथ लेंस बी के फोकल लेंथ से बड़ा होता है, क्योंकि ये कम वक्र होता है। इस प्रकार गोलाई जितनी बड़ी होगी, फोकल लेंथ उतना ही छोटा होगा। आप सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक कागज के टुकड़े पर फोकस करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। शुरू में आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन यदि आप समय तक सूर्य के प्रकाश को फोकस करेंगे तो फोकस किए गए प्रकाश की तीव्रता कागज को जला सकती है। अवतल लेंस। हम प्रिज्मों को उनके वर्टिसेज मतलब कोनों को एक दूसरे के साथ रखकर अवतल बना सकते हैं। यह व्यवस्था समानांतर किरणों को केंद्रित करने की बजाय विस्तारित कर देती है। हम उनके बीच कुछ आयताकार प्रिज्मों को लगाकर उसे और परिष्कृत कर सकते हैं। अवतल लेंस के एक फेस पर आपतित प्रकाश की समानांतर किरण विस्तारित हो जाएगी, क्योंकि ये दूसरी तरफ से निकलती है। जिस बिंदु से किरणें विस्तारित होती हैं, उसे लेंस का फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का फोकल लेंथ इसके फेस की गोलाई पर निर्भर करता है। यदि आप कागज के टुकड़े पर अवतल लेंस के द्वारा सूर्य की समानांतर किरणों को फोकस करेंगे तो पेपर बिल्कुल गर्म नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक आभासी बिंब होता है, न कि वास्तविक। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आपने देखा है कि कैसे समानांतर किरणों का समूह उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित होने के बाद फोकल लेंथ पर केंद्रित होता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे उल्टी दिशा में गमन करती हुई खास किरणें उत्तल लेंस से प्रभावित होती है। यदि उत्तल लेंस पर आपतित प्रकाश की किरण उसके अक्ष के समानांतर होती हैं, तो अपवर्तित होते समय मुड़ जाती हैं और उसके फोकल बिंदु F से होकर गुजरती हैं। यदि प्रकाश की ये किरण उत्तल लेंस के फोकल बिंदु से गुजरे, तब ये अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समानांतर दिशा में दूसरी तरफ निकलती हुई दिखाई देगी। अब हम जलती हुई मोमबत्ती की लौ द्वारा निकलती हुई प्रकाश की किरण के पथ का अध्ययन करते हैं। हम लेंस के फोकल बिंदु के परे मोमबत्ती रखेंगे। हम लौ के बिंदु S से निकलने वाली दो किरणों के पथ का अध्ययन करेंगे। पहली किरण लेंस के अक्ष के समानांतर निकलती है। ये किरण अपवर्तन के बाद लेंस के फोकल बिंदु से गुजरेगी। दूसरी किरण फोकल बिंदु से गुजरती है और दूसरी तरफ अक्ष के समानांतर निकलती है। ये दोनों किरणें S प्राइम बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि आप प्राइम बिंदु S पर कागज रखते हैं, तो आप वहां एक चमकीला धब्बा देखेंगे। ये बिंदु S का प्रतिबिंब है। इस प्रकार अपवर्तन के नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की सारी किरणें S से निकलती हुई दूसरे प्राइम प्रतिबिंब S पर केंद्रित होती हैं। यदि हम मोमबत्ती की जगह कोई साधारण वस्तु रख दें, तो इस पर सूर्य और बिजली के बल्ब का जो प्रकाश पड़ता है, उसे परावर्तित कर देता है। इस प्रकार इसके हर बिंदु से किरणें निकलती हैं, मानो ये एक चमकीला स्रोत हो, और इसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस की दूसरी तरफ बनता है। अब हम उत्तल लेंस और उसके फोकल बिंदु के बीच मोमबत्ती को लेते हैं। हम किरण SP लेंगे, जिसे जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो फोकल बिंदु से होकर गुजरे। लेंस द्वारा अपवर्तित होने के बाद ये लेंस के अक्ष के समानांतर निकलती है। इसके बाद किरण SR को लेंगे, जो अक्ष के समानांतर आपतित है। यह किरण अपवर्तन के बाद मुड़ जाती है और फोकस से गुजरती है।
अपवर्तित किरण PE और RF बिंदु S' से विस्तारित होती हुई दिखती है, इसलिए S का आभासी प्रतिबिंब S' है। यह प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा सूर्य के आभासी प्रतिबिंब के समान है। यदि हम मोमबत्ती के स्थान पर किसी अन्य वस्तु को रखते हैं, उस वस्तु की हर बिंदु प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगी और एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, जो उस वस्तु से अधिक बड़ा दिखाई देगा। मैग्नीफाइंग लेंस इसी प्रकार से काम करता है। माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन। यद्यपि उत्तल लेंस एक साधारण मैग्नीफाइंग लेंस के समान कार्य करता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग अधिक बड़ा करने के लिए किया जाता है। एक माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। वस्तु के सामने के लेंस का फोकल लेंथ बहुत कम होता है। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। चूंकि फोकल लेंथ कम होता है, अतः वस्तु एक दूरी पर पड़ी हुई फोकल लेंथ से बड़ी दिखती है और ऑब्जेक्टिव एक बड़ा वास्तविक बिंब बनता है। दूसरा लेंस जो आंख के नजदीक रहता है, उसे आई पीस कहा जाता है। ये एक साधारण मैग्नीफाइंग लेंस के समान कार्य करता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूर की वस्तुएं जैसे तारों को देखने के लिए लेंसों को व्यवस्थित कर टेलीस्कोप बनाया जा सकता है। टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ माइक्रोस्कोप से बड़ा होता है। यह सबसे पहले दूर की वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद आईपीस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। टेलीस्कोप की एक कमी यह है कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है। यद्यपि इसका कोई मतलब नहीं है यदि टेलीस्कोप का प्रयोग खगोलीय वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यह मूर्खतापूर्ण हो सकता है कि इसका प्रयोग यदि जमीन पर स्थित किसी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किया जाए। जमीन पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप में दर्पण लगाए जाते हैं, जो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करते हैं। बायनोकुलर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मानव आंख। अब तक हमने लेंस के प्रयोग द्वारा मानव निर्मित उपकरणों का अध्ययन किया है। मानव आंख एक महत्वपूर्ण अंग है जो ये दर्शाता है कि कैसे प्रकृति ने हमें देखने में मदद करने के लिए लेंसों का प्रयोग किया है। अब हम आंख के भागों के बारे में जानते हैं। आंख के रंगीन भाग को आइरिस मतलब पुतली कहा जाता है। उस आइरिस में एक छोटा छिद्र होता है जिसे प्यूपिल मतलब तारा कहा जाता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आंख की मांसपेशियों द्वारा आइरिस के आकार को व्यवस्थित किया जाता है। प्यूपिल के पीछे आई लेंस होता है। इस लेंस की गोलाई भी आंख की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। यदि आंख के लेंस किसी वस्तु पर ढंग से केंद्रित नहीं हो पाते हैं, तो आंख की मांसपेशियां शिथिल होकर पतली हो जाती हैं। जैसे ही हम आंखों को किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं, हर आई लेंस की मांसपेशियां उभरने लगती हैं। रेटिना पर वस्तु का एक निश्चित प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकल लेंथ कम कर दिया जाता है। रेटिना में ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपतित किरण को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं, जिसे एक जटिल पद्धति द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क उस सूचना को प्रोसेस करता है और तब हम वस्तु को देख पाते हैं। दृष्टि दोष। मानव आंख के लेंस की विकृति दृष्टि दोष उत्पन्न करती है। अब हम कुछ इन दोषों को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ऑप्शन निकट दृष्टिता या मायोपिया। कुछ लोगों की आंखों के लेंस बहुत अधिक वक्र होते हैं, अतः वे दूर की चीजों को नहीं देख सकते हैं। उनकी आंखों के लेंस का फोकल लेंथ बहुत ही कम होता है और उनके रेटिना पर दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन उसके सामने एक बिंदु बनती है। इसी दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। इसका निवारण अवतल लेंस के युक्त चश्मे के प्रयोग से हो सकता है।
जो रेटिना पर किरणों को फोकस करने के लिए विस्तारित करता है। आंख के लेंस का उभार जितना अधिक होगा, चश्मे के लिए जरूरी अवतल लेंस का फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। दूरदृष्टिता या हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया के विपरीत कुछ लोग नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनके आई लेंस फैले होते हैं। फोकल लेंथ बढ़ जाता है और नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। इस दोष को दूरदृष्टिता या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आमतौर पर यह जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब होता है और तब आंखों की मांसपेशियां लेंस की गोलाई को नियंत्रित करने की शक्ति खो देती हैं। इसका निवारण उत्तल लेंस से युक्त चश्मा पहनने पर हो सकता है। ये लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देते हैं और रेटिना पर ठीक से फोकस करते हैं।